आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर की। देखिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपका, जो 2021-22 का आप सेशन का जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर है, ठीक है। और ये जो सैंपल पेपर है इसी के अनुसार सेम इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पेपर जो आपका फाइनल होगा, यानी आपका जो पेपर आने वाला है सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। और ये जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, हो सकता है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएं। आप सभी जानते हैं कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बार कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन है ये सब हम आगे देख लेंगे, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपके 20 प्रश्नों किन्हीं 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई थी, ठीक है। ऑप्शन में है माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभा। देखो ना तो प्रांतीय विधानसभा यहाँ पे होगा, ना ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। माउंटबेटन प्लान भी नहीं होगा। कैबिनेट मिशन जो था इसके द्वारा, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन जो प्लानिंग थी उसके तहत हुआ था। तो पहले का आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको पता हो इसका विरोध भी किया था, कुछ जो वामपंथी थे उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कैबिनेट मिशन है ये अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो संविधान बनाया जाएगा कैसे, मतलब ये स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब आलोचनाएं भी हुई थी इसकी, लेकिन इसका आंसर अपना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका जो निर्वाचन था वो किस प्रकार किया गया था। ऑप्शन में है राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा, या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष। देखिए ये अप्रत्यक्ष आपका सही है, क्योंकि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, ठीक है, इनको डायरेक्ट चुनाव इनके लिए नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा, आप पढ़ते होंगे 389 के आसपास संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने इसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद सदस्यों की संख्या जो थी वो 299 रह गई थी, ठीक है। लेकिन जिस डेट में संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे लास्ट, बिल्कुल जब तैयार हो गया था, उस वक्त शायद 284 के करीब सदस्य उपस्थित थे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, सी होगा 299, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। संविधान सभा के देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे इनके चुनाव का क्या तरीका तय हुआ था। ऑप्शन है उनके परामर्श से, निर्वाचन से, जनमत द्वारा, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनके परामर्श के द्वारा, ठीक है। 4 का हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहे हैं कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है कि संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी, ये भी सही है, क्योंकि सबके हित के लिए ही काम कर रही थी। संविधान सभा में संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर काम किया गया, ये भी ठीक है। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद नहीं हुई। देखिए ये गलत है, क्योंकि मतभेद हुआ था बहुत, आपको पता होगा बहुत सारी बहस हुई थी, ठीक है। कई मुद्दे ऐसे थे जहां पे आगे विवाद हो जाता था, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग उसका अपोजिट कह रहे हैं, और आपस में विवाद हो जाता था। तो इस चीज को लेकर मतभेद तो बहुत ज्यादा हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका, ठीक है, सही नहीं है। आपको यही बताना था कि कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। ऑप्शन में है राज्य द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा, या न्यायपालिका द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जो भी शक्ति लेने का निर्णय है वो संविधान के द्वारा होगा, ठीक है, संविधानिक दायरे में रहकर होगा, संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है, डैश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है राजतंत्र में किसका शासन होता है, राजा का शासन होता है। और जहाँ पे राजा का शासन होगा, राजतंत्र होगा, वहाँ पे कानून का निर्माण भी राजा के तहत ही होगा, राजा ही बनाएगा। वहाँ पे जनता को अधिकार नहीं होगा, वहाँ पे कोई राजनीतिक दल वगैरह नहीं होंगे, ना ही वहाँ पे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा। जो होगा वो राजा होगा और राजा के अनुसार ही कानून वहाँ पे बनेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 का, आप ए लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको पहले ही मार्क कर लो और इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष की जब इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक, ठीक है, तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखो नाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको बना दिया गया था। लेकिन बाद में अगली जो बैठक हुई उसमें फिर अस्थायी को हटा के स्थायी सदस्य बनाया गया, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लिक कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष की बात आए संविधान सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं कि विश्व में कौन से सर्वाधिक सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुए। देखिए भारत का संविधान जो है वो दुनिया में सफलतम संविधान में उसका नाम आता है। अब आपको आंसर अगर पहचानना है तो आप देखो आपके सामने ऑप्शन सी जो है इसमें कहीं पे भी भारत का नाम नहीं है और भारत का संविधान सफल संविधान में आता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बाकी जगह आपको हर जगह भारत का नाम दिख रहा है, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई भारत है तो कंफ्यूजन होगी। तो आपको पता है भारत के बाद अमेरिका का नाम भी आता है। ठीक है, इसमें अमेरिका की भी बात करें तो इसका भी नाम आता है सफल संविधानों में। क्या आपको और कहीं अमेरिका दिख रहा है? यहाँ पे आपको अमेरिका नहीं दिख रहा, काट दो। यहाँ नहीं दिख रहा, काट दो। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत का, अमेरिका का और साउथ अफ्रीका का, ये सफल संविधानों में नाम आता है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन में है फ्रांस से, कनाडा से, आयरलैंड से या ब्रिटेन से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो आपका जो कनाडा का जो संविधान है इससे अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो है वो ले रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता भी है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों के जो प्रावधान थे संविधान में वो हमारे संविधान में लिए गए हैं वहां से। ठीक है, तो ये कहाँ से क्या लिया गया है, इस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए ये। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो चुनाव लड़े जाते हैं उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, विनर होता है, वो जीता हुआ घोषित किया जाता है। तो वही वाला सिस्टम है ये। तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें ऑप्शन है जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा, परिसीमन आयोग या कार्यपालिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। तो देखिए निर्वाचन क्षेत्रों का जो आरक्षण होता है वो परिसीमन आयोग जो होता है वो करता है, वही सीमा निर्धारित करता है। कई बार आप देखते हो कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है समय के साथ बढ़ जाती है, तो उसके विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में क्या करा जाता है, सीमांकन किया जाता है, बदला जाता है, बदलाव होता है। ठीक है, कई क्षेत्र हटाए जाते हैं, कई क्षेत्र जोड़े जाते हैं। तो ये सारा काम जो होता है परिसीमन आयोग के द्वारा होता है और इसकी हेल्प कौन करता है? चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान। तो अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल 324(1) के तहत तो आपको पता लगेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जब चैप्टर की वीडियो कराई है ना, चैप्टर के जो एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको कराए हुए, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लो, सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए। वहां पे भी मैंने आपको फोकस करा था इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन आप याद करके जाना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। देखो चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो उसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है एक, उसके साथ 2 सहयोगी भी होते हैं। तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन को देखिए, 6 साल, 6 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले खत्म हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष,
जो पहले खत्म हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले खत्म हो, या 5 या 65। तो देखिए 6 65 होगा इसका आंसर, ठीक है, या तो 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 65 वर्ष लास्ट में मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, त्रिस्तरीय जो हमारा जो ढांचा है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर था आपका स्थानीय शासन, ठीक है, वहां पे पंचायती राज और इसके बारे में सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है, तो आपको सभी को पता है त्रिस्तरीय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप बिल्कुल याद करके जाना है आपको, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया था? ऑप्शन में आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो सत्ता है, ठीक है, उसका आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसके सपोर्ट में थे, ये समर्थन में थे। क्वेश्चन नंबर 17, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, ये किसका मत है, किसने ऐसा माना है? क्वेश्चन नंबर 17, तो जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने ऐसा माना है, और चैप्टर के अंदर जहां पे मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे वहां पे ये कथन वाले क्वेश्चन कराए थे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। प्लेटो की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए द रिपब्लिक जो है ये प्लेटो के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, प्लेटो की पुस्तक है, तो द रिपब्लिक आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांत का क्रमशः विकास हुआ है, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे क्या हुए हैं, डेवलप होते गए हैं, जैसे जैसे विचारक आए हैं, जैसे जैसे विद्वान लोग आए हैं, उन्होंने राजनीति को समझा और अपने हिसाब से राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। बी है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं तथा यथा समानता एवं न्याय के मूल्यों पर स्थापित होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ठीक है, ठीक है। हमको ये पहचानना है कि कौन सा सही नहीं है, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन देखो, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप में आकलित करने से नहीं है। और लास्ट है राजनीतिक सिद्धांत मौजूदा राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। देखो आपका ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है, लेकिन सी जो है ये आपका ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो होता है वो समसामयिक घटनाओं को सही रूप से आकलित करना नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लगा देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में, यानी कि इसकी आम सभा में डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन है आपके सामने, समानता की सार्वभौमिक, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सार्वभौमिक होगा, सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक न्याय की सार्वभौमिक घोषणा, धर्म निरपेक्षता की सार्वभौमिक घोषणा, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो था ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखो, मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है, क्या है? ऑप्शन देखो, राज्य, यह राज्य का कर्तव्य है, यानी मानव अधिकार राज्य का कर्तव्य है। अगला है मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, क्या सही है इसमें? और अगला है ये असमानता को बढ़ावा देने का उत्तम साधन है, व्यक्तित्व विकास हेतु कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका बी ही ठीक होगा, क्योंकि प्रत्येक जो मनुष्य है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति उसको मानव अधिकार मिलने चाहिए, ये मानव अधिकार की मूलभूत अवधारणा है। मानव अधिकार जो है वो मानव अधिकारों की रक्षा की बातें करता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कांट। जो कांट थे महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनके विचारों ने अधिकारों की घोषणा, ठीक है, कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की है। तो किस प्रकार के हैं विचार इनके? तो 22 में का आंसर देखिए, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक या फिर प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए इन्होंने नैतिक विचारों पर ज्यादा महत्व दिया था, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विकास की सरदार सरोवर परियोजना
किस नदी से संबंधित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? ए। और ये जो इस पे विवाद भी हुआ था, आपने सुना होगा, एक आंदोलन हुआ था जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, इसके तहत क्या हो रहा था कि जब ये इस पे बड़े बड़े बांध बनाने की परियोजना थी, तो जो उसके आसपास के जो गांव थे, जब बांध बनाने की बात थी तो लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता, लाखों लोगों को वहां से, उनके जो घर थे वो डूब सकते थे, उनके खेत वगैरह छिन रहे थे। तो ऐसे में लोगों ने क्या करा था, इसका विरोध किया था और बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे जुड़ी कई सारी घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। ऑप्शन है, विकास की परियोजनाओं पर सलाह आम जनता से ली जाती है, विकास की प्राथमिकताओं व राजनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं, विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे बात चल रही है ऊपर से नीचे की रणनीति। तो देखो, विकास की जो प्राथमिकताएं और जो रणनीतियां हैं उसका चयन राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाह करते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो ऊपर जो हमारे जो नेता वगैरह हैं, ठीक है, संसद वगैरह, वहां पे क्या होता है, ऊपर से शुरू होता है और उनके साथ जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये सब मिलकर बनाते हैं। तो ऊपर से अगर नीचे की बात करें तो यहां से बननी शुरू होती है, तब जाके वो चीजें क्या होती है, जनता तक वो नीतियां जो होती है पहुंचती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये तो था आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन थे, लेकिन हमको अटेम्प्ट केवल 20 करने हैं पेपर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, केवल 20 करने हैं, कोई भी 20 आप कर सकते हो। अब आते हैं सेक्शन बी पे, खंड बी। यहाँ पे भी आपको क्या करने हैं, 20 प्रश्नों के उत्तर देने। मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। तो वो क्यों है? मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक है, मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए, इसका 25 का आंसर डी हो जाएगा कि संविधान खुद सुनिश्चित करता है कि सरकार भी चाहेगी ना तो इनका उल्लंघन नहीं कर सकेगी। अगर मान लो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी के भी द्वारा, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सावदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव अधिकार की विश्व जनित घोषणा करती है। उपरोक्त कथन किस देश संगठन का जिक्र करता है? यानी ये जो कथन है ये संबंधित है किसी से, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, यूएनओ से संबंधित है। क्योंकि आपको पता होगा कि महासभा की बात करें तो वो भी यूएनओ का अंग है, मानव अधिकारों की बात भी इसी में होती है। तो मतलब इन शब्दों को देख के आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। ठीक है, अंदाजा आपको लग जाना चाहिए कि बात यूएनओ की चल रही है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो आपको याद रखना है 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन और भी याद रखने एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी है? ये व्यक्तित्व के विकास के निर्धारक हैं। व्यक्ति इनके उल्लंघन पर साधारण न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सूची बहुत आकर्षक है। तो 27वें का जो आपका आंसर है ये सी होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इसको क्यों कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य है, क्या कार्य है? ऑप्शन है चुनाव लड़ना। अब आप सोचो कि भाई मानव अधिकार आयोग है तो वो चुनाव तो लड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या है, इसको ऑप्शन को ऐसे ही कट कर दिया करो जो आपको लगे कि ये नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखो, गैर सरकारी संगठनों पर नियंत्रण करना, ये भी नहीं होता। राजनीतिक दलों को समर्थन करना, ये भी इसका काम नहीं है। इसका काम होता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई करना, यानी कि कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर सुनवाई करना, ये इसका काम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए
किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन में है बहुमत प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सूची प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसके लिए क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है, और इसमें देखो प्रत्यक्ष तो नहीं होता है, और आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको हम डायरेक्ट वोट देके नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए एमएलए हैं, हम क्या करते हैं, हम एमएलए को चुनते हैं वोट देके, हमारे द्वारा जो चुने हुए एमएलए वगैरह होते हैं वो चुनते हैं इनके राज्यसभा के सदस्य को। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हो जाएगा इसको बोलेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं। 30 जो आपके सामने ये कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है मतदाता सूची तैयार करना, ये तो इसका काम होता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखो एक बार, ये भी इसका काम होता है। चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना, ये भी इसका काम होता है, लेकिन चुनाव लड़ना इसका काम नहीं होता। कभी भी निर्वाचन आयोग थोड़ी चुनाव लड़ता है, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, यही पहचानना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक जैसे मॉनिटर का चुनाव होना, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। कौन सा आपको लग रहा है कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए ये हो सकता है आपका ऑप्शन बी, मॉनिटर का चुनाव। जैसे मान लो कि क्लास में किसी मॉनिटर को चुनना है, तो टीचर अगर ये बोल देते कि भाई इस व्यक्ति को, इस बच्चे को हम मॉनिटर चुनना चाहते हैं, कितने बच्चे इसके पक्ष में, हाथ खड़ा करो। तो जो बच्चे उसको सपोर्ट कर देंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे के लिए कितने ज़्यादा मतलब लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, बच्चे उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मॉनिटर बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत मतलब डायरेक्ट ही उदाहरण हो गया, ये तो बहुत क्या बिल्कुल डायरेक्ट उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने, यहाँ पे कथन और कारण वाले आपके सामने क्वेश्चन है। एक आपको स्टेटमेंट ये दे रखी है अभिकथन, और एक उसका तर्क दे रखा है। क्या ये दोनों सही है? ऐसे आपको चुनना होता है इसमें, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, इस चीज को देखना होता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अभिकथन को। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है, प्रणाली को अपनाया गया है। यस, लोकसभा के चुनाव ऐसे ही होते हैं, हम जाके वोट देते हैं। जो हमारे लोकसभा के जो चुनाव लड़ते हैं वो एमपी कहलाते हैं, यानी कि उसको सांसद कहा जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वोट देते हैं सभी। तो जो ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। तो यानी कि अपना कथन जो है वो तो ठीक है। अब एक बार तर्क को देखते हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली है। क्वेश्चन नंबर 32। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सही ही है, और ये कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो जाएगा। कथन और जो तर्क है वो दोनों ही सही है, और इसको सही तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा है। ये 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो ठीक है आपका, ठीक है, और ये आपका जो इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी ये भी ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। प्रदेशों की सरकार के लिए यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं। अब देखिए, प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जो प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। 34। तो ये आपका ठीक है। इसके बाद इसका तर्क देखते हैं। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। ये भी ठीक है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए ये हो जाएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर सभी में आप देख रहे हो कि कथन और तर्क दोनों ही ठीक है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑप्शन क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन, थुंगन समिति इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पेपर में क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू जब मैंने चैप्टर में कराया था वहां पे भी आपको बताया था। थुंगन समिति जो है, ये क्वेश्चन नंबर 35, इसका संबंध किससे है? तो ये है स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसमें वकालत की गई थी। ठीक है, कि जो स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा दो। तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 फिर से कथन और कारण वाले आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, बिल्कुल।
ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे मतलब जैसी परिस्थितियां होती है उसी के अकॉर्डिंग बदलाव लाने की बात राजनीतिक सिद्धांत में होता है। अगला है कि राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसी अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है। ये भी ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसको ऊपर वाले जो आपका अभिकथन दे रखा है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि अपना ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। तर्क इसके पीछे दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत से हम अपने विचारों को परिष्कृत कर देते हैं और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, और सही तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जितने भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपके, मोस्टली सब में आपका ऑप्शन ए ही दे रखा है इन्होंने, पता नहीं कैसे बनाए, जबकि इनको ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए जिसमें बी सी डी हर तरह के आंसर बने। चलिए देखते हैं इसको, 38 को पढ़ते हैं, क्या पता इसमें अलग हो कुछ। कह रहे हैं कि आजादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो आप, बल्कि ये तो तत्व हैं, ठीक है, आजादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे लिख दिया नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है, कथन इन्होंने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। ठीक है, अब इसके तर्क को पढ़ते हैं। दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। ये तो ठीक है, तर्क ठीक है, लेकिन कथन जो है यहाँ पे गलत है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कथन जो है वो गलत है, ठीक है, और तर्क जो है, कारण जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे सब में इन्होंने क्या कर रखा था, ए दे रखा था आंसर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सी दे रखा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया है। भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया और राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया है। ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे दिए, आपको ये इसमें से जो सही लग रहा है, ठीक है, आपको वो चुनना है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, हम भारत के लोग, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता लग जाएगा, वहां पे स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीजों की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु मूल कर्तव्यों का नहीं है। समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन तथा विस्तार हुआ है। न्यायिक व्याख्याएं व सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। अब देखो ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहला दूसरा ठीक है, दूसरा चौथा ठीक है, तीसरा चौथा, या पहला और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा जो आंसर है, ठीक है, ये होगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि आप देखो जो तीसरा ऑप्शन है ये कह रहे हैं कि समय के साथ साथ संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकारों में संशोधन और विस्तार हुआ है। ठीक है, सही है। और इसके बाद आपका जो चौथा दे रखा है, न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है, ये भी ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है क्योंकि ये अर्थहीन है, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, असमानताओं को बढ़ावा देते हैं, मात्र कुछ मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो देखिए ये बी होगा, क्योंकि अगर अधिकारों की गारंटी मिले तो वो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि अच्छे जीवन के लिए अधिकार मिलने जरूरी हैं, आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो बी है 41 का, ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपके सामने कथन है, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसके कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। ये कथन किसने दिया है? 42 देखिए, तो ये कथन है कांट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, 43, अधिकारों की सफलता निर्भर करती है कार्यपालिका की निरंकुशता, न्यायपालिका की स्वेच्छाहारिता, संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो, या व्यक्ति की स्वयं निर्णय। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की वैधता। संविधान के द्वारा जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हों, ठीक है, उसकी सफलता इसी चीज पर निर्भर करेगी। तो ऑप्शन क्या है? 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो मिलते हैं।
संविधान द्वारा या फिर राजा द्वारा या प्रकृति या ईश्वर द्वारा या संसद द्वारा। 44, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति के द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार प्रकृति या ईश्वर के द्वारा हमें मिले होते हैं। और ये अधिकार मैंने आपको प्राकृतिक अधिकार और ये जो संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सब तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो अब मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई है वहां पे करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आराम से इनको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 45, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश सौंपते हैं। क्या सौंपते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नैतिक दायित्व, वैधानिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व या सामाजिक। तो राज्य को ये एक तरह से वैधानिक हो जाएगा। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? वैधानिक दायित्व हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति, ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार हैं। ये जागरूकता बढ़ाते हैं। सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो यहाँ 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखो राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोट देने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, मतदान करने का अधिकार, यही तो राजनीतिक अधिकार है। तो यहाँ पे ये आपका सी हो जाएगा, सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। 46 का सी। 47, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा? 47, केंद्रीकृत मॉडल, ऊपर से नीचे का मॉडल, या विकेंद्रीकृत, या फिर कोई नहीं। तो देखिए विकेंद्रीकृत मॉडल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 48, सही अर्थ में विकास है जब, सही अर्थ में विकास कब माना जाएगा? जब एक देश में फोनों की संख्या का होना, ठीक है, अत्याधुनिक हथियारों का होना, कारों की बढ़ती संख्या, लोगों की जीवन की गुणवत्ता और सामंजस्य और संतुष्टि को पूरा करना। तो देखिए सीधा सीधा आंसर आप आराम से बता दोगे 48 का डी। किसी देश में बहुत सारे फोन हैं तो क्या उससे विकास देखा जा सकता है? नहीं। इसका क्या मतलब है विकास से? अत्याधुनिक हथियार होना, ये एक तरह से विकास हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं। सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो ये है कि लोगों के जीवन में गुणवत्ता हो, सामंजस्य, और लोग सेटिस्फाई हो, ठीक है, अपनी सरकार से, अपने देश से और वहां के व्यवस्था से, तो वो सही तरीके से विकास माना जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना सेक्शन बी। सेक्शन सी पे आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में जनता की किस मांग को दर्शाया गया है? अधिकार वाले चैप्टर से आपका है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वोटिंग राइट की बात चल रही है और पब्लिक स्कूल वगैरह, ये रूल्स वगैरह की बात चल रही है। तो इस चित्र को ध्यान से देख लो एक बार, आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है? अधिकारों की, कर्तव्यों की, आवाज की, या फिर शरण लेने की? क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। तो 49 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, शरण लेने की। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए कोई बच्चा है और ये कुछ काम सा कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दर्शाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं समता का अधिकार, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन भी लग रही है, क्योंकि समानता का अधिकार तो है भाई, सभी बच्चों को समान माना जाए, ठीक है, सभी को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, लेकिन यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार भी होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। नीचे दिए गए चित्र में भारतीय संविधान के 2 सदस्यों के नामों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये तो एक तो आपको शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और दूसरे जो है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 51, तो आई थिंक ये डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमेज बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक पैसेज दे रखा है, इसको आप पढ़ेंगे और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के संशोधन तथा सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया। ये आपके सामने पैसेज है। अब देखिए भारतीय संविधान क्या है,
ऑप्शन में है लचीला है, आसान है, कठोर है, वो कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, यानी कुछ मामलों में कठोर भी है, कुछ मामले में लचीलापन भी है। तो इसको ना तो हम पूरा लचीला कहेंगे, ना ही पूरा कठोर कहेंगे। तो 52 का आंसर आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, 52 का आंसर आपका डी होना चाहिए। 53 पे आते हैं, संविधान में परिवर्तन की शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 53, तो विधायिका कर सकती है उसमें परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विधि द्वारा यानी कानून द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु अनुच्छेद में किया गया है। तो एक बार ऑप्शन देखिए, एक बार ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 54 का हो जाएगा, अनुच्छेद 2। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ये तो गलत है भाई, परिवर्तन तो किए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये तो ठीक है। इच्छा अनुरूप व परिवर्तन किए जा सकते हैं, संशोधन जनमत पर निर्भर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो देखिए इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे ज्यादा ठीक है। इसके बाद देखो एक और पैसेज आपके सामने, और इसके बाद है क्वेश्चन, एशियाई व अफ्रीकी देशों ने किससे आज़ादी हासिल की थी? विकासशील देशों से, विकसित पश्चिमी देशों से, जनता से, बुराइयों से। तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन 56 का। जो पश्चिमी देश थे, विकसित देश थे, उनसे आज़ादी हासिल की थी। विकासशील देशों की मुख्य समस्या थी धन की अधिकता। धन ज़्यादा थोड़ी था, ये तो गलत है। तकनीकी का अत्याधुनिक होना, नहीं, आधुनिक नहीं थे, अत्याधुनिक नहीं थे। और रोजगार का होना, रोजगार भी इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव था इनके पास। विकासशील देशों के सामने मुख्य जो समस्याएं थी। अगला है कि विकास की अवधारणा का संबंध है प्रगति व उन्नति से। अवनति से अवनति नहीं होगा, बीमारियों से नहीं होगा विकास, पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से भी विकास नहीं होगा। प्रगति और उन्नति आप कह सकते हो, 58 का ए सही हो जाएगा। 59 में देखिए, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उसके नागरिकों का स्तर कैसा था? आरामदायक नहीं था, उच्च स्तर नहीं था, खुशहाली नहीं थी, निम्न स्तर आप कह सकते हो। 59 का क्या हो जाएगा? निम्न स्तर था। 60, औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए होता है? विकासशील देशों के लिए, जनता के लिए, उपनिवेशवादियों के लिए, या सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर 60, तो ये केवल और केवल उपनिवेशवादियों के लिए होता है। जैसे मान लो अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया, तो भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किसके लिए करेगा? वो विकासशील देशों के लिए करेगा? नहीं। जनता के लिए भी क्यों करेगा? वो सभी के लिए नहीं करेगा, बल्कि खुद के फायदे के लिए करेगा। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो था सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 के अनुसार आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है ठीक इसी पैटर्न पे आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और एमसीक्यू ऑलरेडी कराए हुए हैं चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4, जो भी जिस तरीके से सारे चैप्टर के एमसीक्यू कराए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके देख सकते हो। और पेपर का टाइम कम बचा है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना, काफी क्वेश्चन वहां से आएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो को कम से कम 2 बार देख लो, इन क्वेश्चनों को याद कर लो, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पेपर में रिपीट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।